नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हाजिर हूं। क्या छपा है अखबार में? दिल्ली से छपने वाले 12-13 अखबारों के साथ इन अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, किस अखबार की हेडलाइन में कुछ खास है, किस अखबार में कोई खास जानकारी है, या अगर अखबार के अलावा मेरे पास कोई जानकारी है वो भी मैं हर रोज शेयर करता हूं आपसे। और मेरा मकसद है आपको ये बताने का कि आप शायद एक अखबार अगर पढ़ते हैं लेकिन 10-12 अखबारों में अगर कुछ खास ऐसी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए तो वो मैं आपको हर रोज़ बताता हूं। दोस्तों, आज भी कई खबरें हैं। हर खबर के कुछ पहलू, 5-6 बड़ी खबरों के कुछ पहलू आपको बताऊंगा। उससे पहले सबसे अधिक जिज्ञासा बहुत सारे लोगों की होगी जो टेलीविज़न चैनल पर शायद आपने देखा होगा कि अयोध्या में अगर मंदिर बनना है राम मंदिर, तो मंदिर के 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखने की बात हो रही है। तो टाइम कैप्सूल क्या है, क्या मकसद है, ये बताऊंगा। उसके अलावा राजनीति के अलग अलग पहलू, जैसे राज्यपाल वर्सेस गहलोत चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है। राफेल विमान आज भारत आने वाला है, आप जान चुके होंगे। कई चीनी ऐप पहले बंद हो चुके हैं, पाबंदी लग चुकी है 59 चीनी ऐप, लेकिन 47 क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। गोरखपुर के एक परिवार का बच्चा जिसकी लाश कल मिली थी, उस परिवार में कोहराम है। फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई का आदेश हो गया है। ऐसी कुछ खबरें हैं। इन खबरों पर आने से पहले आज मैं चाहता हूं आपको कोलकाता के अखबार द टेलीग्राफ की हेडलाइन से आपका परिचय कराऊं। पहले भी कई बार मैं बताता हूं, यह अखबार कुछ खास है, इसकी हेडलाइन कुछ खास होती है। खबर कुछ भी हो, लेकिन सत्ता से तीखे सवाल का वक्त जब आता है तो ये अखबार अपनी रचनात्मकता, अपने तेवर, अपनी आक्रामकता के साथ सभी अखबारों से अलग दिखता है। आज क्यों वो अलग है ये बताता हूँ। उसके बाद फिर टाइम कैप्सूल की बात करेंगे उसके बाद। लेकिन पहले कोलकाता के अखबार से, और वो खबर क्या है। बाकी हेडलाइन और अखबारों की बात करने से पहले तो आपको पता होगा कि राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से, हर रोज़ कभी वीडियो के ज़रिए, कभी ट्वीट के ज़रिए, कि क्या चीन भारत में घुस आया है। ऐसे सवाल, घुसपैठ हुई तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं, ऐसे सवाल राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं। तो पहले मैं तुलना जरा देखिए कि दिल्ली के अखबार में क्या छपा और टेलीग्राफ ने क्या छापा है। टेलीग्राफ की हेडलाइन क्या कहती है, खबर कैसे टेलीग्राफ ने छापी है। दिल्ली में दैनिक भास्कर का पहला पन्ना है, इसमें छपा है, सच बोलूंगा भले मेरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाए। राहुल गांधी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि वीडियो संदेश में कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं, ये बात मुझे परेशान करती है। कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। आप चाहते हैं मैं चुप रहूं तो मैं चुप नहीं रहूंगा, अपने लोगों से झूठ बोलूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे मेरा करियर बर्बाद हो जाए। भास्कर ने छापा है पहले पन्ने पे, ये सिंगल कॉलम। इसी तरह से अमर उजाला दिखाता हूं और तब दिखाऊंगा कि टेलीग्राफ ने क्या छापा है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खबर समझ जाए। अमर उजाला ने 9 नंबर पेज पे छापा है, ये खबर है। कोशिश करूंगा मैं ग्राफिक आपको लगा सकूं, खबर आप देख पा रहे हैं। ये खबर है जिसमें राहुल की हेडिंग है, चीनी घुसपैठ पर झूठ नहीं बोलूंगा चाहे मेरी राजनीति खत्म हो जाए। और उसके बाद बीजेपी का जवाब है, राहुल ने एक बार फिर सैनिकों का अपमान किया। यहां बीजेपी का एक स्टाइल है बीजेपी की कि जब भी कुछ सवाल करो सरकार पर, सरकार के फैसलों पर, सरकार की नीतियों पर, तो खटाक से उसको सेना से जोड़ते हैं। यहां सवाल हो रहा है चीनी घुसपैठ हुई या नहीं, पेंगोंग 4 वो खाली करेंगे या नहीं, पेंगोंग 4 से 8 के बीच उनका कब्जा है या नहीं, गलवान में दोबारा आए ही नहीं। ये जब भी सवाल पूछो उसको सेना से जोड़ते हैं। सवाल सेना का है नहीं, लेकिन ये बीजेपी की स्टाइल है। तो ये है। अब सवाल उठता है कि मैंने टेलीग्राफ की हेडलाइन का जिक्र क्यों किया। तो अब स्क्रीन पर मैं आपको टेलीग्राफ की हेडलाइन दिखा रहा हूं, इसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। हेडलाइन है, डिड यू लाई पीएम। इसका हिंदी सीधा सीधा, क्या आपने झूठ बोला प्रधानमंत्री। डिड यू लाई पीएम, ये हेडलाइन है द टेलीग्राफ की। क्या आपने झूठ बोला पीएम, झूठ बोला प्रधानमंत्री जी, हिंदी अगर कहें तो। और उसके बाद एक नीचे है 38 डेज, उसके ऊपर एक जुलाई 27 की टाइमलाइन के साथ लिखा हुआ है राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने वही कहा है कि मैं झूठ बोलता रहूँगा चाहे, माफ़ करें, मैं सच बताता रहूँगा चाहे मेरा करियर बर्बाद हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये राहुल गांधी का बयान है। उसी के नीचे एक सब हेडिंग है, मेनी वांट द आंसर बट फ्यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जवाब चाहते हैं लेकिन सवाल कम लोग पूछते हैं, ये उसकी सब हेडिंग है। फिर एक नीचे है 38 डेज, उसमें क्या है, बहुत अहम है। उसमें हिंदी में मैं उसका बता दे रहा हूं, जो लिखा हुआ है कि 19 जून से अब तक 38 दिन हो गए, इतनी बार बात हुई, अगर कोई घुसपैठ नहीं हुई तो क्या मौसम डिस्कस कर रहे हैं।
ये सब राहुल के बयानों के हवाले से है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के बयान को नीचे सब हेडलाइन में डाला गया है। पीएम का वही चर्चित बयान जो गलवान वैली में जब जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। ये नीचे टेक्स्ट में डाला है। अब समझिए, सीधा सीधा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी आपने झूठ बोला? हवाला राहुल गांधी के बयानों का है, तथ्य को बताते हुए, जो अब तक 38 दिनों में हुआ है उसको बताते हुए टेलीग्राफ की हेडलाइन है और ये संजीव के झा की रिपोर्ट है। तो ये आज की हेडलाइन है और ये सवाल सबके जहन में है कि जब पीएम ने तब बोला था और तब से अब तक हालात तरह तरह के कंफ्यूजन के क्यों हैं? राजनाथ सिंह जाकर कहते हैं कि हम बातचीत तो कर रहे हैं, हल की कोई गारंटी नहीं। अचानक हेडलाइन आने लगती है कि चीन पीछे हटने को तैयार, हट गया। 10 दिन 15 दिन बाद फिर हेडलाइन कहीं से आती है, खबर आती है चीन हटने को तैयार नहीं। फिर आता है पेंगोंग फोर्स से हट गया, पीछे हट रहा है, फिर सहमति बन गई। इस कंफ्यूजन पर राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल पूछना कहीं भी सेना के शौर्य पर सवाल उठाना नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल हम सब लोगों के जहन में है कि हकीकत क्या है, वहां की स्थिति क्या है, आप बताएं। क्योंकि 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पूरी बीजेपी की फोर्स, पूरी बीजेपी की आर्मी, बीजेपी के तमाम नेता ये सवाल इससे कई कदम आगे जाकर पूछते रहे हैं। इस पर कई वीडियो मैंने बनाया है। यहां तक कि एक दौर ऐसा था कि बीजेपी के नेता यूपीए 2 के समय यहां तक कहते थे कि भारतीय सेना किन हथियारों से वहां मुकाबला कर रही है, इसका भी प्रेजेंटेशन दिया जाए। तो ये सब इसी को अपने ढंग से टेलीग्राफ ने लिखा। अब आते हैं बाकी खबरों की तरफ, जिसमें सबसे अधिक आप सबकी दिलचस्पी होगी टाइम कैप्सूल को लेकर। मेरी भी थोड़ी दिलचस्पी थी। हुआ ये कि कल टेलीविज़न चैनल पर जब टाइम कैप्सूल की खबर चल रही थी तो मेरी बेटी ने भी मुझसे पूछा कि पापा ये टाइम कैप्सूल क्या होता है। तब तक मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था। टाइम मशीन की एक बार बहुत सारी स्टोरी हमने स्विट्ज़रलैंड की स्टोरी पढ़ी, देखी, सुनी थी। टाइम कैप्सूल के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। फिर मैंने अखबारों में देखा, आज जो छपा, जैसे नवभारत टाइम्स में है, राम मंदिर के 200 फीट नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल ताकि इतिहास गवाह रहे। अब क्या है टाइम कैप्सूल मैं बताता हूँ। सारे अखबारों में ये छपा है, भास्कर में भी है, अमर उजाला में भी है, जागरण में भी है, नवभारत टाइम्स में आपको बताया, उसके बाद जागरण में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, पहले पन्ने पर भी है और आखिरी पन्ने पर भी है। लेकिन सबसे दिलचस्प जानकारी जागरण ने छापी, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, टाइम कैप्सूल टू बी प्लेस्ड बिलो अयोध्या टेम्पल। उसके बाद पेज नंबर 10 पर फिर टाइम कैप्सूल के बारे में विस्तार से टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। इसमें भी यही है, ए टाइम कैप्सूल टू एवर्ट फ्यूचर मंदिर डिस्प्यूट्स। इसमें उसके बाद जो इनके लोग हैं जो मंदिर निर्माण से जुड़े, उनके बयान है। ताम्रपत्र का ये होगा और 200 फीट नीचे होगा। ये सारी जानकारी मंदिर के नीचे डाला जाएगा। अब सवाल उठता है इसका मकसद और पर्पस क्या है। तो मकसद और पर्पस, जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि इसका मकसद ये है कि मंदिर कैसे बना, मंदिर का इतिहास क्या है, मंदिर से जुड़ी बातें क्या है, उसको लिखकर, उसको एक ताम्रपत्र पर, ताम्रलेख में डालकर और शिलान्यास की तिथि से लेकर भूमि पूजन करने वाले लोगों के नाम, ये सब उस पर अंकित होगा और ये एक ताम्रपत्र पर निर्मित होगा और इसको 200 फीट नीचे संरक्षित किया जाएगा मंदिर के नीचे। ये उनके बयान है। अब उसके बाद जागरण ने किया है, ठीक है, मैं उस बयान या ऐसी खबर हो सकता है पढ़ रहे हो, ये खबर मेरी एक दिलचस्पी की खबर है जिसके बारे में मुझे पता नहीं थी और ये सिर्फ जागरण ने छापी है। और उसी में, और इसका मकसद ये है, कैप्सूल का मकसद ये होता है कि 100, 200, 500, 1000 साल के बाद भी अगर खुदाई हो तो पता चले कि ये यहाँ पे कौन सा ढांचा था या इमारत थी या मंदिर था या क्या था और उसका इतिहास क्या है। इसी मकसद से ये टाइम कैप्सूल बनाया जा रहा है और ये 1000, 2000, 4000, 5000 साल तक भी ये रह सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि तांबे के एक बॉक्स में रखा गया था। ये कहा गया है कि गिलकेश के महाकाव्य को बहुत पुरानी साहित्यिक कृति माना जाता है। यहाँ भी शुरुआत में ही जानकारी दी गई कि उरुक की महान दीवारों की आधारशिला में स्थित तांबे के एक बॉक्स में रखा गया था। विज्ञान मानता है टाइम कैप्सूल का विचार 5000 साल से भी अधिक पुराना है। ये तो इसमें जानकारी है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स जैसा दिखता है, जैसा रखता है महत्व, और उसके बाद इसका ऐतिहासिक इसका मकसद है वही, जैसा मैंने कहा, 1000, 2000, 3000 साल के बाद इसके इतिहास को जानने समझने के लिए इसका काम आ सकता है, ये मकसद है। लेकिन
एक जो मेरी दिलचस्पी की खबर है जो मैंने बताया, इंदिरा गांधी ने भी ज़मीन के भीतर रखा था टाइम कैप्सूल। ये खबर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। हालांकि इंदिरा गांधी के बारे में मैंने उनकी बायोग्राफी कई किताबें पढ़ी हैं, और कैथरीन फ्रैंक से लेकर प्रणय गुप्ते से लेकर पुपुल जयकर से लेकर सागरिका घोष की किताबें, सारी किताबें ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है पढ़ी। हो सकता है कुछ छूटी भी हो। ये मुझे पहली बार ये जानकारी मिली, और इसी में ये लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी ने ज़मीन के भीतर टाइम कैप्सूल रखा था। और इसमें कहा गया कि विपक्ष का आरोप था कि इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल में अपना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन किया था। और ये 15 अगस्त 1973 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाल किला परिसर में ज़मीन में 32 फीट नीचे रखे गए टाइम कैप्सूल की यादें इसने ताज़ा कर दी है। एक फ़ोटो छापा है जागरण ने, मैं ग्राफिक्स में साइड में कोशिश करूँगा, वक्त होगा लगाऊंगा। 15 अगस्त 1973 को लाल किला परिसर में टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर डालती तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये फोटो है। अब ये सोशल मीडिया के हवाले से इन्होंने छापा है। इसी में कहा है कि ये इंदिरा गांधी ने वहाँ 32 फीट नीचे रखा था, जिसमें परिवार का महिमा मंडन था। हालांकि इसमें यह भी जानकारी है जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के हवाले से कि 1973 में वो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे दिल्ली के। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस सरकार ने तांबे से टाइम कैप्सूल तैयार करवाया था। इसमें रखे गए दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के 25 वर्षों की उपलब्धि और संघर्ष का इतिहास 10,000 शब्दों में दर्ज किया गया था। अग्रवाल ने बताया कि इंदिरा सरकार ने कैप्सूल को इस तरह तैयार कराया था कि जमीन के भीतर 1000 साल तक सुरक्षित रहे। टाइम कैप्सूल को जमीन में डालने में कुल 8,000 रुपये का खर्च आया था, जबकि मोरारजी देसाई द्वारा इसे निकाले जाने पर 58,000 का खर्च आया। इसी में कहानी आई कि इसको मोरारजी की सरकार में निकाल लिया गया। इसमें खबर है, इसी में जागरण ने, ये दिलचस्पी की खबर है, इसमें है कि कन्हैयालाल बसु की पुस्तक नेताजी रीडिस्कवर्ड में भी इस टाइम कैप्सूल का उल्लेख है। इसमें कहा गया जनता पार्टी की सरकार बनने पर 8 दिसंबर 77 को इस कैप्सूल को जमीन से निकाला गया। 20 दिसंबर 77 को टाइम कैप्सूल कमेटी के अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा ने घोषणा की कि इसमें लिखे गए इतिहास को संसद में रखा जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता बाद में क्या हुआ, कभी सामने नहीं आया। और इसमें यह कहा गया है कि उसको कहा गया था काल पात्र, कि ये काल पात्र था। तो ये जानकारी दिलचस्प है। जिस समय कालपात्र जमीन में दबाया गया उस समय और आज के भारत में फ़र्क है। अब भारत करीब 50 वर्ष आगे निकल चुका है। ये पुष्पेश पंत के हवाले से है। इसी में है क्या है टाइम कैप्सूल। इसमें कहा गया टाइम कैप्सूल धातु के कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट तरीके से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में रखा जाता है। गहराई में होने के बावजूद न तो कोई नुकसान पहुँचता है न सड़ता गलता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। तो ये टाइम कैप्सूल है, इसके बारे में अलग अलग जानकारी है, ये मैंने आपसे शेयर की। दिलचस्प है। आपको पहले बता चुका कि राफेल विमान आज अंबाला पहुंचने वाला है और सबकी दिलचस्पी उसमें है। उसके बाद अब आते हैं, और ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, उपलब्धि है। और हालांकि अभी 5 विमान आ रहे हैं। उसके बाद में अशोक गहलोत और राज्यपाल आने से पहले भास्कर की हेडलाइन है, हिंद चले रफाल, कल होगा इस्तकबाल। और इसमें 5 विमान ने सोमवार को भारत के लिए उड़ान भरी। 7,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर बुधवार को पहुंचेंगे। तो ये जानकारी सब में है। इस बीच दोस्तों पसीना चल रहा है बहुत ज़्यादा। हर रोज़ इतनी ही उमस होती है। तो ये राफेल विमान की खबरें कई अखबारों में है। मैं 1-2 और अखबारों से अगर कहीं दिलचस्प जानकारी है मैं आपको शेयर करता हूँ। हिंदू की भी यही तस्वीर है। चूँकि ये एक भारत के लिए, भारत की सेना के लिए, हिफाजत के लिए, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत बड़ी ताकत के तौर पर राफेल भारत आ रहा है। इसमें भी यही है कि राफेल 36 विमान खरीदने का करार भारत ने किया था और सारी जानकारियाँ। ये हो गई राफेल की बात। अब एक जो दिलचस्प बात है, हर रोज़ मैं हेडलाइन पर बात करता हूँ। आज मैं शुरू में चाहता था लेकिन टेलीग्राफ की खबर आ गई इसलिए मैं उस पर चला गया। शेखर गुप्ता ने एक दिलचस्प कॉलम लिखा है। कॉलम की भी बात करता हूं, आप सबके इंटरेस्ट की चीज़ होगी। रोज़ आप सुशांत सिंह राजपूत की खबर आप देख रहे होंगे, पूछताछ हो रही है। कभी करण जौहर को बुलाया जाने की बात हो रही है, उनसे पूछताछ। हालांकि उनके सीईओ को बुलाया गया, इसको लेकर कंगना रनावत ने एतराज़ किया है कि मुझे बुलाया गया तो उनका सीईओ क्यों महेश भट्ट गए। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, वहाँ जाकर बयान दर्ज कर रहे हैं पुलिस के सामने। इसमें एक शेखर गुप्ता ने लिखा है, फिल्म इंडस्ट्री बेहद अकेलेपन की सबसे स्वार्थी दुनिया है। इसमें शेखर गुप्ता ने बहुत दिलचस्प चीज़ें लिखी है।
हम सब लोग जानते हैं कि अवार्ड को लेकर फिल्मों में कितनी राजनीति होती है, रंजिश होती है, एक दूसरे को पीछा करने, एक दूसरे की पांव खींचने की कोशिशें होती है, सब होता है। सुशांत के बारे में भी यही कहा गया कि उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश हुई और उसके बाद बहुत सारे गैंग, तमाम चीज़ें। लेकिन शेखर गुप्ता ने जो लिखा है, चूंकि एक्सप्रेस के ये सीईओ रहे हैं और स्क्रीन अवार्ड फिल्म की दुनिया में एक्सप्रेस देता रहा है, तो कुछ दिलचस्प जानकारियां लिखी है जिसमें आप पढ़िएगा, ये भास्कर में आज है कि कैसे फिल्मी दुनिया के लोगों की जान बसती है अवार्ड में और अवार्ड के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और ये हम अक्सर सुनते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर तमाम अवार्ड की कहानियां हमने सुनी है। हमने सुना है आमिर खान लगातार आरोप लगाते रहे और अवार्ड फंक्शन में नहीं जाने का ऐलान करते रहे। कुछ गिव एंड टेक होता है, आप डांस करो, बदले में कुछ इक्वेशन है, सेट पर आओ, उसके बदले कुछ अवार्ड है। आप फला अवार्ड को, बड़े स्टार को बुलाना चाहते हो, जब तक अवार्ड नहीं दोगे नहीं आएंगे। इन कहानियों में जो फर्स्ट पर्सन में जो लिखा है शेखर गुप्ता ने, वो बहुत अहम है कि 2004 में अमिताभ बच्चन के घराने ने बायकॉट किया क्योंकि उनकी लिस्ट में, जूरी की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। फिर उन्होंने लिखा कि 2011 में कैसे माय नेम इज़ खान को जब नहीं रखा गया उस अवार्ड की श्रेणी में, तो करण जौहर कैसे नाराज़ हुए और करण जौहर ने कैसे फ़ोन किया और पूरा खान कुनबा नाराज़ था करण जौहर के साथ। उसी तरह से 2012 में डर्टी पिक्चर और ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा को बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में डर्टी पिक्चर को जब मिल गया, दोनों फिल्म नॉमिनेटेड थी, डर्टी पिक्चर को मिला मिलन लूथरा को बेस्ट डायरेक्टर के लिए, तो जोया नाराज़ हो गई, जोया अख्तर जो जावेद अख्तर की बेटी हैं। और उसके बाद तब जबकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और डर्टी पिक्चर को संयुक्त रूप से बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर नहीं मिला, तो पूरा जो जोया अख्तर का कुनबा था उसने बायकॉट कर दिया फिल्म अवार्ड का। तो शेखर गुप्ता ने फ़ोन किया जावेद अख्तर को और उसके बाद जावेद अख्तर के कहने पर फरहान अख्तर आए, लेकिन कुछ देर आए, 2-4 मिनट रहे और नाराज़ होकर, चूँकि नाराज़ थे इसलिए चले गए। फिर इन्होंने लिखा है 2007 में, बहुत दिलचस्प है कहानी की तरफ, और फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसमें कहीं भी मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। सीईओ थे, वही सीईओ होने के नाते पूरा ऑर्गेनाइज करते थे, इसलिए फर्स्ट पर्सन में है। 2007 में ऋतिक रोशन को क्रिश के लिए सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन उनको आना था और डांस भी करना था। उन्होंने कहा मैं डांस करूंगा लेकिन अवार्ड नहीं लूँगा, क्योंकि इस जूरी ने मेरे पिता का अपमान किया है। इस जूरी ने पिता का अपमान कैसे किया? क्योंकि उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं दिया, क्योंकि उस फिल्म के डायरेक्टर उनके पिता राकेश रोशन थे। तो ये तो हाल है। उसके बाद 2012 का है कि कैटरीना कैसे नाराज़ थी और उसके बाद उनको मनाने के लिए उनकी वैनिटी वैन जो होती है बाहर, उसमें शेखर गुप्ता को जाना पड़ा वहाँ उनको मनाने के लिए, स्टेज पर आने के लिए, और वो रोने भी लगी, बहुत रुआसी थी। तो ये दिलचस्प कहानी है, इसको पढ़िए और इसी से पता चलता है कि फिल्मी दुनिया में प्रतियोगिता है, एक दूसरे को पीछे करने की, आगे बढ़ने की, दूसरे के सपनों की कीमत पर खुद के सपनों की इमारत खड़ा करने की, ये साजिशें और इसकी कहानी को शेखर गुप्ता ने लिखा है। ये हो गया। अब आते हैं राज्यपाल वाली कहानी पर। राज्यपाल वर्सेस जो चल रहा है अशोक गहलोत, उसको मैं भास्कर से ही शुरू करता हूँ। भास्कर की पहली पन्ने की हेडलाइन है दैनिक भास्कर के, राज्यपाल ने गहलोत सरकार की अर्जी दूसरी बार लौटाई, सत्र की शर्त 21 दिन का नोटिस दें। यहां राज्यपाल को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया क्या राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, केंद्र के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और ये अतीत में, इतिहास में हमने देखा है। जिनको इसके बारे में दिलचस्पी ज़्यादा जानने की हो तो इंडियन एक्सप्रेस ने अंदर के पन्ने पर बहुत विस्तार से छापा है। अगर आप थोड़ी रिसर्च में जानकारी रखते हैं, आप विस्तार से कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप इतिहास जानना चाहते हैं, तो आप एक्सप्रेस का 14 नंबर पन्ना पढ़ें। मैंने भी अभी नहीं पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें मेरी जानकारी में होगी, लेकिन पढ़ा नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी मैं आपको सब कुछ बताऊं और पढ़ूं मुमकिन नहीं है। तो ये है गवर्नर्स रोल इन रिव्यू, और सिंपली पुट ये कॉलम है और इसमें मनोज सीजी ने लिखा है। ये करीब करीब पूरे पन्ने का है, पूरे पन्ने का है या 70% पन्ने में यही है। बैकग्राउंड है और कुछ जानकारियां हैं 1990 के पहले, 80 से 90 के बीच, सिंस 2014, 2003 से लेकर 2013 यूपीए रूल में। तो ये विस्तार से ये पढ़िएगा। और ये सवाल राज्यपाल को लेकर हर समय हुआ है। राज्यपाल की शक्तियां सीमित होती है। इस केस में राज्यपाल पर बेईमानी करने या केंद्र के इशारे पर काम करने के आरोप हैं। अगर मुख्यमंत्री सदन का सत्र बुलाना चाहते हैं, कैबिनेट की सिफारिश है,
तो राज्यपाल बाध्य हैं दूसरी बार, पहली बार वो सलाह देकर वापस कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने शर्त रखी। इस शर्त में चाल है, क्योंकि अशोक गहलोत ने पहली बार जब उन्होंने इनकार किया तो अशोक गहलोत ने एक प्रस्ताव भेजा जिसमें उन्होंने कहा हमें 6 बिल पास कराने हैं। उसमें उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया, बिल का जिक्र किया, लेकिन बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया। तो वो होता है ना, तू डाल डाल में पात पात। तो अब राज्यपाल ने जो शर्त रखी उसमें वही लिखा है कि इसका विश्वास प्रस्ताव का क्या आप चाहते हैं, यदि बहुमत परीक्षण हुआ तो ये संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की मौजूदगी में हो और वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, सीधा प्रसारण हो। तो एक तरह से उन्होंने कहा आप साफ साफ बता दो कि क्या आप चाहते हैं कि नहीं। और 21 दिन का नोटिस। जितने कल आपको पता होगा कि 3 जो कांग्रेस के बड़े वकील हैं, कांग्रेस के नेता, उन लोगों ने भी चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कायदे कानून का हवाला दिया था चिदम्बरम और कपिल सिब्बल और इन लोगों ने अर्जी देकर। लेकिन राज्यपाल भी अपने हिसाब से, इसमें जो भी खेल होता है राज्यपालों के जरिए केंद्र हमेशा करता रहा है, और मैं बार बार कहता हूँ हर सरकार में होता रहा है, तो ये होता रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं राज्यपाल, और उसके बाद खुलकर सामने आ गए, और उसके बाद उन्होंने आरोप तमाम तरह के लगाए। उन्होंने कल ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात की थी, और उसके बाद अब ये 21 दिनों के नोटिस और ये सारी चीज़ें, और राज्यपाल ने जो सवाल पूछा है कि यह भी साफ किया जाए कि सत्र में शारीरिक दूरी कैसे रखी जाएगी, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें 200 सदस्य और 1000 से ज़्यादा अफसर कर्मचारी जुटने पर संक्रमण का खतरा न हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ फंसाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए, इसको टालने के लिए, वक्त मिले सचिन पायलट को, इनके जो विधायक जो बाड़ेबंदी में हैं वो विधायक टूटने लगे, वो विधायक परेशान होने लगे, जो खबरें आ रही है कि विधायक होटल में रहते रहते परेशान हो रहे हैं। तो ये सिर्फ टाइम बाय करना है कि इधर धैर्य टूटे, सब्र का पैमाना छलके, और दूसरा कैंप कुछ तैयारी करे, हॉर्स ट्रेडिंग हो और जो भी खेल हो, मकसद इसका यही है। मैं थोड़ा जजमेंटल होके बोल रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो होने दीजिए बहुमत का फैसला। 21 दिन क्यों ज़रूरत है इसकी? 100 से ज़्यादा विधायक इनके साथ, बाकी विधायक 6 दिन 3 दिन के नोटिस पे होंगे, क्योंकि देश में कोरोना है, अंतर्राष्ट्रीय विमान तो चल नहीं रहा है, यात्राएं तो हो नहीं रही है। तो राजस्थान से चुने गए ये 200 विधायक, ये सब के सब अपने ज़िले में होंगे, जयपुर, बल्कि अभी जयपुर से लेकर मानेसर के बीच हैं। तो इसमें 21 दिन का समय क्यों चाहिए? ऐसा नहीं है कि किसी विधायक को अमेरिका, इंग्लैंड और कहीं से आना है। 3 दिन के नोटिस पे हो सकता है, 5 दिन के नोटिस पे हो सकता है, 21 दिन का नोटिस, मतलब यहाँ सवाल है। यही एक्सप्रेस की हेडलाइन है। गवर्नर ने जो कहा है, और उसके बाद उन्होंने जो गवर्नर ने सवाल पूछा है कि साइलेंस क्यों है ट्रस्ट बोर्ड पर। एक उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू एक्सप्रेस ने छापा है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं लड़ाई तो लड़ूंगा कश्मीर में, लेकिन मैं आई विल फाइट, विल नॉट इंजीनियर प्रोटेस्ट टू स्कोर ए पॉइंट। लेकिन मैं उस तरह से जो प्रोटेस्ट होते हैं, पत्थरबाजी, स्ट्रीट में आना, सड़कों पर उतरना, ये सब मैं नहीं करूँगा। बहुत विस्तार से मैंने इंटरव्यू पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एक खबर है। इसके अलावा बाकी खबरें भी मैं आपको बता दूं। चीनी ऐप वाली एक खबर है जो मैंने शुरू में जिक्र किया, जिसमें नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन में छापा है, शायद आपको पता हो। ये हेडलाइन है नवभारत टाइम्स की। इस हेडलाइन में छापा है कि चाइनीज ऐप्स का गेम ओवर, 47 और ऐप बैन, पबजी समेत 275 रेडार पर। और उसके बाद कैसे पहले 59 ऐप बैन हुए थे, अब ये 47 नए ऐप पर रोक लगी है। और ये सब ये ऐप पर रोक लगाकर चीन को शिकस्त देंगे, ये अच्छा लग सकता है आपके मन को, आपको मन को शांति दे सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है 5 साल का रोड मैप बनाने का कि कैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो, कैसे भारत के की जो जिसको कहा ना मेक इन इंडिया, लेकिन 6 साल में मेक इन इंडिया, 5 साल में क्या हो गया हम जानते हैं। हाँ, वो जुमला मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक आ चुका है। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या करेंगे, ये बहुत मायने रखता है। कैसे चीन में इतनी औद्योगिक इकाइयां हैं, दुनिया भर की इकाई। आपको शायद पता ही होगा कि एप्पल, जो दुनिया का सबसे बड़ी फ़ोन कंपनी है, अमेरिकन, वो उस कंपनी का 80% प्रोडक्शन चीन में होता है। 2.5 लाख कर्मचारी वहाँ काम करते हैं। 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट कम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं चीन देता है, और तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जो अमेरिका के मुकाबले चीन में उसको सस्ती दिखती है। तो ज़रूरत है भारत को कि इस मोर्चे पर तैयारी करें कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और उस तरह की सुविधाएं हों कि दुनिया भर की कंपनियां यहाँ आकर निर्माण करें। आत्मनिर्भर तो आप करें।
तब कुछ बात बनेगी। चीन से जो सामान आते हैं उन सामानों का विकल्प भारतीय बाजार में कैसे हो। तो ये है, बीच बीच में मैं थोड़ा भाषण भी देता हूँ। यही एक खबर है, गहलोत के सामने गवर्नर ने रखी शर्त और 21 दिन का नोटिस का सवाल है। 21 दिन का नोटिस, ये एक खेल है, आप गौर से समझिए और आप समझ जाएंगे कि ये खेल ना होता तो 21 दिन का मतलब क्या है। द हिंदू ने भी वही छापा है, एक्सप्रेस और जो उसकी हेडलाइन है उसी तरह से राजस्थान की हेडलाइन हिंदू में भी है। और गोरखपुर की खबर कल मैंने आपको बताई थी कि कैसे गोरखपुर में एक बच्चे की लाश मिली, रविवार को अगवा किया गया और उसके बाद सोमवार को उसकी लाश मिली। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, छोटे मोटे कारोबारी थे, उनके माता पिता की रोती हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं चैनल पर। आज उसमें फास्ट ट्रैक सुनवाई की बात कही गई है। ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। इस मामले में भी एसटीएफ जांच कर रही थी और छोटे लोकल किडनैपर हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मौका मिलेगा तो आप देखिएगा। कल के वीडियो में मैंने 2 पूर्व डीजीपी लेवल के अधिकारी रहे आईपीएस अफसर से बात की थी, एक पत्रकार थे, और यही मकसद था कि क्या यूपी फिरौती की फैक्ट्री बन गया है। अचानक ऐसा कैसे होने लगा कि गाजियाबाद से किसी की गुमशुदगी की खबर आती है, नोएडा से किसी कोई बच्चा गायब हो जा रहा है, गोंडा से कोई बच्चा किडनैप होता है, हालांकि वो छुड़ा लिया गया, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई। कानपुर के संजीत यादव की किडनैपिंग हुई और उसके बाद उसकी लाश अभी तक नहीं मिली, 1 महीने से ज़्यादा हो गए। उसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए, पुलिस की लापरवाही की, निकम्मेपन की कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। इसी बीच गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का इलाका है, मठ है, जहाँ से उनकी हर चीज़ की शुरुआत है, जहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, और गोरखपुर में भी लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि बच्चे की किडनैपिंग हुई। इसकी कहानियाँ जो भी हो लेकिन हुई, और लॉ एंड ऑर्डर की हालत में पहले भी कई वीडियो बना चुका, मौका लगेगा देखिएगा। सरेआम कैसे फायरिंग करके लोगों को मारा जा रहा है, ऐसी कहानियाँ बहुत हैं। इसके अलावा रूस ने जो चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से मना किया है, ये एक भारत के लिए अच्छी खबर है। और इसको इसी तरह से देखा जा रहा है कि रूस ने ऐसे समय में जब चीन को ये मिसाइल सिस्टम देने से मना किया है, ये भारत के लिए थोड़ा मान सकते हैं कि इस तनातनी के मौके पर लगता है कि आपको राफेल मिल रहा है और वहाँ मिसाइल सिस्टम का मना किया जा रहा है, लेकिन उसमें उतनी चीज़ परखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके मायने कई हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये है जैसे यही हेडलाइन है भास्कर की दोस्तों, ये हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं। हेडलाइन है, दोस्त रूस का चीन को झटका, S-400 मिसाइलों की खेप रोकी। इसमें यही है कि चीन ने कहा रूस पर किसी ने बनाया दबाव। रूस ने चीन को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी अनिश्चित काल के लिए रोक दी है। और उसके बाद रूस ने यह फैसला उस वक्त किया है जब उसने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया। रूसी अधिकारियों ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंसेज अकादमी के अध्यक्ष वालेरी मिटको को चीन की गोपनीय सामग्री सौंपने का दोषी माना है। ये चीन की फितरत है। चीन पर ये तमाम तरह के आरोप हैं, जासूसी करने के उसके 100 तरीके हैं। जैसे कहा जा रहा है कि आप जो ऐप है, बहुत सारे ऐप से गोपनीय सूचनाएं चीन तक पहुंचती है, उनका डेटा सर्वर, ये सारी चालाकी और साजिशों की चीन की बहुत कहानियां हैं। इसी में है कि इस रोकने से चीन कमज़ोर पड़ सकता है, चीन की जो तैयारी है वो चीन की तैयारी कमज़ोर हो सकती है ऐसे मोर्चे पर जहां मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की उसको ज़रूरत है। और उसके बाद राफेल की कहानी सारे अखबारों में है। 1 टन भारी कैमरा, नीचे पड़ी गेंद तक की फ़ोटो खींच सकता है राफेल। 1 टन भारी कैमरा है राफेल में, और नीचे पड़ी गेंद तक की फ़ोटो खींच सकता है राफेल, ये खबर है। उसके अलावा बिहार की खबर मैं खोज रहा था कि बिहार में जो बुरा हाल है कोरोना का, उसकी खबर मुझे दिखे, लेकिन किसी अखबार में उस तरह से बिहार की खबर मुझे नहीं दिखी। मैं वो चाहता था कि आपको बताऊं, क्योंकि बिहार से बहुत चिंताजनक खबरें आ रही है। सुशांत भट्ट मामले में महेश भट्ट से पूछताछ, ये मैं आपको बता चुका। इसके अलावा राफेल हो गया, और कोई खबर है क्या, एक बार देख लेता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, भास्कर, अमर उजाला के पहले पन्ने पर क्या है। और इस बीच दोस्तों, बीच में ये भी कह दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें भी वैसे गहलोत वाली खबर है, तो ये मैं बता चुका। वही खबर जो गोरखपुर वाली आपको बताई थी, कारोबारी के
अगवा बेटे की हत्या, 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, 5 गिरफ्तार, ये हो गया। चीन के 47 और मोबाइल ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। और राफेल की खबर से आप सब परिचित होंगे, मुझे लगता है इस पर बहुत विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार टेलीविज़न चैनल और सब पर देख रहे होंगे। एक खबर जो अब मैं बताना चाह रहा था, ये वही कानपुर वाली खबर है जिसमें संजीत यादव की किडनैपिंग हुई। 20 लाख देने को तैयार था, फिर भी बेटे को मार डाला। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की जो लाश की तस्वीरें हर रोज़ देखते हैं, इसको मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की लाश। ये किसी शख्स की लाश नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी लाश है। इसमें खबर है, इसके परिजन परेशान हैं और उन्होंने कहा कि 20 लाख देने को तैयार थे, फिर भी बेटे को मार डाला। अपहरणकर्ताओं को मिले कड़ी सज़ा। रविवार रात में 9 बजे आई थी आखिरी कॉल और पूरी कहानी फिर से इन्होंने छापी है। 20 दिन पहले कैसे साजिश रची। और हर इस तरह की कहानी में एक बात कॉमन है हर जगह कि पुलिस ने नाकामी दिखाई, गोपनीयता बरतने में नाकाम रही पुलिस। इस मामले में भी यही है, गोंडा के मामले में भी यही था। हालांकि बच्चा मिल गया, वहाँ पुलिस की पीठ थपथपा सकते हैं। गोरखपुर के मामले में 24 घंटे में लाश मिल गई। कासगंज के मामले में जहां 3 लोगों की हत्या सड़क पर हुई, वहां कहा गया, परिवार वालों का आरोप है पुलिस पर कि पुलिस ने पहले लापरवाही दिखाई। पुलिस को पता था रंजिश है, उसके बाद भी पुलिस ने ऐसी कोशिश नहीं की। राजनगर में, गाजियाबाद में कल हमारे साथ एक मेहमान थे, विक्रम त्यागी किडनैप्ड हैं या अगवा हैं या गुमशुदा हैं। उनके परिवार के एक सदस्य, उनकी शिकायत पुलिस से है, रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर की कहानी सुना चुका। तो ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की कहानियाँ यूपी के लिए चिंताजनक है। तो दोस्तों, करीब 31-32 मिनट हो गए। मोटे तौर पर मैंने सारी बात आज कह दी है। कुछ हेडलाइन, कुछ खबरें हो सकता है छूटी होगी, क्योंकि कुछ तो आप भी पढ़ोगे, सब मैं कैसे पढ़ पाऊँ, मेरे पास वक्त कम होता है। और राम मंदिर को लेकर सब जगह खबरें हैं, वो आप खुद देख रहे होंगे और मुझे लगता है सबसे अधिक दिलचस्पी आप लोगों की होगी, तो आपको पता भी होगा। और मेल टुडे में वही है, इंडिया बैन्स 47 चाइनीज ऐप्स, लिस्ट 250 मोर, 250 और ऐप को बैन किया जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। हर रोज़ की तरह मैं आपसे मुलाकात करता रहूँगा। कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ दिलचस्प जानकारियाँ इसमें से निकालूँ, कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊँ। वक्त मेरे पास भी कम होता है, 1 घंटे अखबार पढ़ता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, फिर इसमें कुछ एडिट करता हूँ और उसके बाद 10 बजे हर रोज़ एक ही चीज़ है कि बीते 25 दिनों 20 दिनों से, जितने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ मेरी मेहनत की टाइमिंग मैंने जो तय किया कि 10 बजे मतलब 10 बजे हिट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें छूटती है, तो माफ़ करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।